Hello friends, welcome back to my YouTube channel Arts Students Corner. So without any further delay, let's start our video. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 6 NCERT बुक है ज्योग्राफी की, अर्थ आवर हैबिटेट। उसका ये चैप्टर 4 है जिसका कि नाम है मैप्स। इसको आज हम लोग कम्प्लीटली पढ़ेंगे, समझेंगे लाइन बाय लाइन मीनिंग, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसका NCERT सॉल्यूशंस भी करेंगे। सो इस वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका मतलब समझेंगे। NCERT की लैंग्वेज बहुत ही आसान होता है। अगर आप थोड़ी सी भी बेसिक इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और 6 क्लास के बच्चों तक, अगर 6 क्लास तक आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इसको अच्छे से खुद से पढ़ के इसे भी समझ सकते हैं। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ये वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद एक बार आप लोग खुद से भी रीडिंग दें ताकि वो चीज़ें अच्छे से आप लोग का माइंड डाइजेस्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe। पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड सब कुछ पढ़ा हुआ है, सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो यही कह रहा है कि पिछले अध्याय में आपने ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा हुआ है। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। लेकिन ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा कि अगर हम लोग को पूरी पृथ्वी को एक छोटे से लोकेट करना है किसी चीज़ को, तो पूरी पृथ्वी तो इतनी बड़ी है कि अब आप जगह जगह घूम के लोकेट कर नहीं सकते। तो पृथ्वी का हमने एक छोटा रूप बना दिया ग्लोब। ठीक है, ग्लोब में अब हम लोग किसी भी, जैसे वर्ल्ड मैप हो गया वो ग्लोब के अंदर है। अब किसी कंट्री को लोकेट करना है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब एक हद तक वो सीमित हो जाता है ग्लोब पे। हमारी जो स्टडीज़ हैं ग्लोब पे, जो हमारे अध्ययन हैं, वो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो देखिए, ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। कब? जब हमें पृथ्वी को केवल एक भाग के रूप में, मतलब एक सर्कल है उस पर हमें एक कंट्री को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब कंट्री के अंदर अब हमें एक स्टेट को लोकेट करना है। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में अगर हमें बिहार को लोकेट करना है, राजस्थान को लोकेट करना है, या फिर मान लीजिए हमें बिहार में अगर पटना को लोकेट करना है, तो वो कैसे करेंगे ग्लोब पे? वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर वो जो लिमिटेशंस होती है ना, वो आने लगती है ग्लोब में। A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। तो स्केल मतलब एक पैमाना। एक पैमाना लेके अगर हम लोग किसी एक फ्लैट सरफेस पे कोई चित्र खींचते हैं, ये क्या कहते हैं, अर्थ के किसी सतह का, अर्थ सरफेस का, तो उसको हम लोग कहते हैं मैप। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन किसी गोलाकार सतह, किसी राउंड शेप को पूरी तरह से फ्लैट यानी कि चपटा करना असंभव है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। अनदर मैप मे कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो जो मैप है हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। कुछ जो मैप्स होते हैं यानी मानचित्र होते हैं, एक छोटे क्षेत्र को दर्शाते हैं। दूसरे जो मानचित्र होते हैं एक बड़ी किताब की तरह बहुत सारे तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। और जब बहुत सारे हम मैप्स को एक कलेक्शन जब मैप का हो जाता है, व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर, जब एक साथ हम बहुत सारे मानचित्रों को रखते हैं तो उसे हम एटलस कहते हैं। आपने देखा होगा एटलस मार्केट्स में बिकते हैं बहुत सारे पब्लिकेशंस के। तो वहाँ पे क्या है, एक बुक है जिसमें कि हर तरह के मैप्स दिए हुए हैं। आपके वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स के मैप हो गए, मतलब किसी कंट्री के फिजिकल मैप्स हो गए, पॉलिटिकल मैप्स हो गए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, रिवर सिस्टम, एवरीथिंग, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, सबके बारे में उसमें जानकारी दी हुई है। तो जहाँ वहाँ पर हमने बहुत सारे मैप्स को एक साथ रखा हुआ है, तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं एटलस। Atlas are of various sizes, measurements drawn on different scales. Map provide more information than a globe. They are of different types. Some of them are described below. जो एटलस होता है वो बहुत तरह तरह का होता है और अलग अलग स्केल से खींची गई मापों पर आधारित होता है। फिर जो मैप्स होते हैं एक ग्लोब की अपेक्षा में हमें ज़्यादा जानकारी दे पाते हैं। और मैप्स जो होते हैं, मानचित्र, वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के मैप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल मैप्स की। फिजिकल का क्या मतलब होता है? फिजिकल का हिंदी होता है भौतिक, और मैप्स मतलब मानचित्र, तो इसका हिंदी हो गया भौतिक मानचित्र। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। तो जैसे इंडिया के
फिजिकल फीचर्स की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, तो उसी से हमें समझना चाहिए कि फिजिकल मैप्स में क्या आएगा। वही सब चीज़ें आएंगी जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए, ये सब को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, जो मैप्स होते हैं, उनको हम लोग फिजिकल मैप्स कहते हैं या फिर भौतिक मानचित्र कहते हैं। पॉलिटिकल मैप्स की बात करते हैं। पॉलिटिकल से क्या जाहिर होता है, किसी कंट्री के बाउंड्रीज होंगी, ये सब जिस मैप्स में दिखाया जाएगा। मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्य हो गए, फिर राज्य की सीमाएं जो हो गई, उनको दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, जो मैप्स होते हैं, उनको हम लोग पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं, या हिंदी में कहें तो राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। Thematic. Some maps focus on specific information such as routes, maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. So table titles are given on the basis of information provided in these maps. तो थेमेटिक मैप तीसरे तरह का मैप होता है थेमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र में अब कुछ विशेष प्रकार की जानकारियाँ दी होती है, जैसे कोई सिटी में आप जाएंगे, किसी मतलब बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे तो वहाँ आपको मैप्स मिलेंगे उस सिटी के, जिसमें रोड्स, वहाँ की गलियों के बारे में पूरा एक मैप में डिस्क्रिप्शन रहता है। वहाँ से आप आसानी से वहाँ पे घूम सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। गूगल मैप्स में हमें रोड्स के बारे में पता चलता है, तो वैसे मैप्स को हम लोग कहते हैं थेमेटिक मैप्स। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स की। यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो 3 चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, और सिंबल का हिंदी होता है प्रतीक। Distance. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can see maps are drawn to reduced scales, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. अब मैप क्या होता है, मैप एक ड्राइंग होता है, ठीक है, जो कि पूरे जो हमारे विश्व है या उसके एक भाग को छोटा करके कागज़ के पन्ने पे दर्शा देता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र एक मतलब मानचित्र एक छोटे स्केल पे खींचा जाता है, क्योंकि अब हम लोग किलोमीटर्स, माइल्स को तो पेपर पे नहीं दर्शा सकते, तो एक छोटा स्केल लिया जाता है और खींचा जाता है। But this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी है उनमें कोई गड़बड़ी ना आए, वो एक तरह से वास्तविक ही रहे। क्या तभी संभव हो सकता है जब हम लोग एक पेपर पे एक छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी को, मतलब जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर है, अब हम लोग उसको पेपर पे 5 किलोमीटर नापेंगे तब तो वो पेपर ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग उसको 5 सेंटीमीटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग स्केलिंग करके मैप्स बनाते हैं, मैप्स पे शो करते हैं किसी भी चीज़ को। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। प्लीज़ अंडरलाइन इट। स्केल का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्केल क्या है? स्केल जो स्थल होता है उस पर वास्तविक दूरी तथा जो मैप पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अनुपात मतलब होता है रेशियो, इसी को कहते हैं स्केल। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस, ये आपको मैंने जैसे बताया एग्जांपल वही है, इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। खुद से भी मैं इसीलिए कह रही थी आप लोग फिर से पढ़िएगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग रहेगा, तो इसीलिए अच्छे से जल्दी चीज़ों को समझते हुए चैप्टर को ख़त्म करते हैं। When large areas like continents or countries are to be shown on paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. जब हम लोग बड़ी क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे कि कोई कंट्री हो गया, कोई कॉन्टिनेंट हो गया, वैसी चीज़ों को अगर हमें एक मैप पे दिखाना है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, छोटे स्केल का उपयोग करते हैं। जहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 500 किलोमीटर की अगर दूरी है तो हम उसको 5 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे, और ऐसे जो मैप्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। Or when a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. तो जब एक, जैसे मैंने बताया छोटे क्षेत्रफल के लिए, लेकिन जब एक बड़े क्षेत्रफल वाले जगह को, जब एक बड़े क्षेत्रफल वाला मैंने बताया, तो जब एक छोटे क्षेत्रफल, जैसे कि हमारा टाउन हो गया, कोई छोटा सा टाउन है या कोई विलेज है, वैसे चीज़ों को अगर मैप पे दर्शाना है तो वहाँ हम लोग स्केलिंग ऐसे, जैसे वहाँ पे 500 किलोमीटर का 5 सेंटीमीटर किए थे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं, और ऐसे जो मैप्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं लार्ज स्केल मैप।
लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा में अधिक जानकारी देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन मतलब दिशा। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। एन आपने बहुत जगह देखा होगा मैप्स में, एन डिनोट करता है नॉर्थ को। कंपास भी आपने देखा होगा, उसमें भी एन नॉर्थ को डिनोट करता है। एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर दिस एरो shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west and south. अगर आपको नॉर्थ का पता है तो आपको ईस्ट, वेस्ट, साउथ का भी पता चल जाएगा। 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। आपने बहुत जगह इस चीज़ को देखा होगा, बगल में भी यहाँ पे शो किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। ओके, सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस और डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। तो ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको इन चीज़ों की डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है। तो ये काम आपको करना है, एक्टिविटी आपके लिए दी जाती है और इसको ज़रूर करिएगा, स्किप मत करिएगा। We can find out the direction of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out main directions. तो वो एग्जाम में ये भी आ सकता है, बगल में आपको कंपास का फिगर भी दिया हुआ है। व्हाट इज़ अ कंपास? तो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नेटिक नीडल होता है, जो फिगर में आप लोग येलो कलर का देख रहे हैं, कि हमेशा नॉर्थ साउथ की ओर ही पॉइंट करता है, और नॉर्थ की ओर जो नीडल पॉइंट करता है उसके ऊपर हल्का रेड भी रहता है। सिम्बल्स की अब हम लोग बात कर लेते हैं, प्रतीक। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, अब जैसे आपने किसी सिटी का मैप देखा होगा तो आपने उसमें सिंबल्स देखे होंगे। अगर हमें किसी पार्क को शो करना है तो वहाँ पे पेड़ पौधों का सिंबल्स होगा, हॉस्पिटल को शो करना है तो वहाँ पे प्लस का सिंबल होगा। ऐसे करके सिंबल्स रहते हैं मैप में, उन्हीं के बारे में बता रहा है। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं मैप्स के, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया, अब है सिंबल। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप दैट एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और वेल। तो यही बात है कि किसी भी मैप में आप वास्तविक आकार तो दिखा नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे स्टेशन है, पेड़ है, तो पेड़ आप कैसे दिखाइएगा बड़ा सा पेड़? तो उसके लिए हम लोग सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स बना देते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर, पिक्चर्स, लाइन्स। दीज सिंबल्स गिव्स अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजिली एंड अ सिंपल टू रीड। तो इन प्रतीकों का इस्तेमाल करके हम लोग जो मैप्स को बहुत आसानी से खींचा जा सकता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, और इसका अध्ययन करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. तो जो मैप की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, इन प्रतीकों के उपयोग से, इन सिंबल्स के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहमति का अर्थ है कि अब जैसे देखिए, अब ट्री के लिए आप जैसा सिंबल यूज़ कर रहे हैं वैसा ही सिंबल हर जगह यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल के लिए यहाँ अलग होगा, वहाँ अलग होगा, तब तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। तो एक सहमति बनी हुई कि हाँ, बेसिक चीज़ों का सिंबल ऐसे ही रहेगा, और इनको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स कुछ जो हैं यहाँ पे दी हुई हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज़ यूज्ड फॉर प्लेन्स। तो विभिन्न रंगों का उपयोग करके इसको पूरा किया जाता है। जैसे सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल हम लोग रिवर्स के लिए करते हैं, पानी के लिए करते हैं, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग प्लेट्यूज के लिए यानी पठार के लिए, और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रिवर को दर्शाया गया है, स्कूल, फिर यहाँ पे 2 विलेज हैं, इसमें ट्रीज़ को, हाउसेस को कैसे दर्शाया गया है। स्केच की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ स्केच? स्केच का हिंदी होता है रेखा चित्र। स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। तो एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो मैप होता है उसमें स्केलिंग होती है, पर जो स्केच होता है उसमें कोई स्केलिंग नहीं होती है। ये एक ड्राइंग है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त मतलब मेमोरी और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है।
Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी दोस्त को आपको अपना घर बताना हो तो कैसे बताता है, कॉपी पे आप रफ स्केच ड्रॉ कर देंगे कि स्कूल से यहाँ से जाओगे, यहाँ से फिर लेफ्ट है, यहाँ से राइट है, रोड दिखा के और यहाँ एक गली आएगी। उसी तरह से वो उसको कहेंगे हम लोग स्केच, क्योंकि वो रफ एक ड्राइंग है जिसमें कोई स्केलिंग का उपयोग नहीं किया गया है। प्लान को हिंदी में कहते हैं खाका। A plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room which can't be shown in a map. At that time, we can refer drawings drawn to scale called a plan. अब जैसे कि घर बनाना होता है तो उसके लिए स्केलिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसमें जो रूम बनेगा कितना बाई कितना का बनेगा वो सब वहाँ पे मेंशन रहता है। तो एक तरह का प्लान होता है, खाका जिसे कहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हमें जानना पड़ता है कि कमरे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, उस समय हम लोग इस प्लान का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी मैं डाल दूँगी, आप लोग डिमांड करिएगा, मिल जाएगा। और इसके जस्ट बाद आएगा इसका NCERT सॉल्यूशंस, वो मैं बता दूँगी। सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी, बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा प्लीज़, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत खेल कूद भी करिए।